जय हिंद। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो भारत की आर्थिक स्थिति को ज़्यादातर मैनेज करने का कार्य करता है। जी हाँ, जैसा कि आप लोग सोच पा रहे होंगे कि आज का हमारा टॉपिक एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्रॉप्स अर्थात फसलों के बारे में होने वाला है। भारत में ऋतुओं के आधार पर, सीजन के आधार पर अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल मुख्य रूप से हैं। यही से आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस जो यहाँ से बनाए जाते हैं वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे बन जाते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट किसी क्रॉप से पर्टिकुलर देता है और कहता है कि बताइए इसे कितना टेम्परेचर की जरूरत होगा, इसे कितना रेनफॉलिंग की जरूरत है। इस तरीके के क्वेश्चन आप सभी से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में इन क्रॉप्स के बारे में, साथ ही साथ उन प्रमुख फसलों के बारे में, जैसे चावल हो गया, गेहूं है, चाय है और इसके बाद कहवा है, इन सभी से आप सभी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी को हम लोग अच्छी तरीके से समझने वाले हैं और याद भी कर लेंगे, जिससे कि आने वाले एग्जाम में जो भी क्वेश्चन हो उसे हम आसानी से टेकल कर पाएं। तो आइए दोस्त, हम लोग समझते हैं कि यह क्रॉप होता क्या है, अर्थात ये फसल होती क्या है। देखिए, जब एक लार्ज फील्ड पे, जैसे देखिए ये हमारा खेत है और इस खेत में हमने क्या कर दिया, गेहूं उगा दिया है, गेहूं, और एक आग दूठ बीच बीच में सरसों भी डाल दिया है, जिससे कि थोड़ा हमको कड़वा तेल मिल जाए, सरसों का तेलो मिल जाए। ठीक है, तो ये पूरा एक लार्ज स्केल पे आपने लगाया है और ज़्यादातर मैक्सिमम लगभग 90% से 95% क्या है, एक ही प्रकार का प्लांट है, एक ही प्रकार का पौधा है। तो इसे हम नाम क्या देते हैं कि सर ये एक क्रॉप है और यहाँ पे आपने गेहूं लगाया है तो ये गेहूं की क्रॉप्स हो गई। इसी तरीके से मटर की क्रॉप्स, चना की क्रॉप्स, चना की फसल हो गई, मतलब आलू की फसल हो गई। बहुत सारी फसलें भारत में ऋतुओं के आधार पर लगाई जाती हैं। आइए अब थोड़ा सा ये समझते हैं कि सर अभी आप कह रहे थे कि ऋतु के आधार पर हम जो है फसलों को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो ये ऋतु कौन है, थोड़ा इसको समझा दीजिए, अर्थात ये सीजन क्या है। देखिए, होता क्या है कि पृथ्वी जो है वह रोटेशन के साथ रिवोल्यूशन भी करती है। इसका मतलब यह है कि घूर्णन के साथ वो परिक्रमण भी करती है। तो परिक्रमण करने के दौरान क्या होता है कि हमारा जो ये पूरा 12 मंथ होता है, ये अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड होता है, जिसमें आप जानते हो कि गर्मी, ठंडी और बरसात अलग अलग तरीके से सीजन्स आते हैं और फिर चले जाते हैं। इसका पर्टिकुलर एक रोटेशन है। अभी देखो इस समय ठंडी पड़ रही है, ठीक है। अब कहना नहीं कि सर आप तो स्वेटर पहने और गर्मी कम लग रहा है, दरवाजा बंद किया हूं, ठीक है। इस ठंडी के बाद क्या होगा, फिर गर्मी पड़ेगी, फिर गर्मी में बरसात पड़ता है। तो इस तरीके से एक साइकिल पूरी 12 मंथ की चलती रहती है, ठीक है। अच्छा, अब बात आई कि सर इस फसल को आप कितने भागों में डिवाइड करोगे। तो हम भैया इस फसल को क्या करेंगे, 3 भागों में डिवाइड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ऋतु, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। ओके, तो पहला इसमें क्या निकल के आता है, पहला आता है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स, इसका मतलब हिंदी वाले बिल्कुल भी आप इसमें कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। रबी क्रॉप्स का मतलब, रबी क्रॉप्स ऐसे हिंदी में लिख लो, रबी क्रॉप्स का मतलब फसल होता है। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा है खरीफ, ठीक है, खरीफ, ठीक है, खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स का मतलब होता है खरीफ की फसल। अच्छा, तीसरा इसमें आता है जायद क्रॉप्स, ज़्यादातर लोग इसे जायद भी कहते हैं, ठीक है। तो जायद या फिर जायद की क्रॉप्स हो गई। तो बेसिकली ये 3 क्रॉप्स हैं। क्वेश्चन जहाँ से आएगा वहाँ मैं ज़्यादा आपको टाइम देकर समझाऊंगा, वही आप लोग याद भी रखना। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। एक तो कहता है बताइए इसको आपने सोन कब किया, अर्थात इसकी बुआई कब की है, इसे बताइए फटाफट। और दूसरा नंबर आपसे क्वेश्चन पूछता है, कहता है कि बताइए हार्वेस्टिंग कब हुआ। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग का मतलब फसल की कटाई। बोओगे तो काटना भी पड़ेगा ना, है। चलो आ जाओ। तो हम लोग इसी लाइन में क्या करेंगे, देख लेंगे कि रबी की क्रॉप्स की सोविंग कब होती है और इसकी हार्वेस्टिंग कब होगी। तो ऐसे मैं लिख दूंगा पूरा, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। देखिए, रबी का क्रॉप्स का मतलब ये है, ये एक विंटर सीजन की क्रॉप्स होती है। तो अभी अक्टूबर और नवंबर तक लगभग इसे हम बो देते हैं। आगे पीछे ज़्यादा करोगे ना तो दिक्कत हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं। दिक्कत किस प्रकार की, कि भाई प्रॉपर तरीके से जो उसे सीजन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और नहीं मिलेगा तो प्रॉपर उसका विकास नहीं होगा, उसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा, और ग्रोथ नहीं होगा तो बौना हो जाएगा, बौना हो जाएगा तो प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो याद रखिएगा, हम क्या करते हैं, रबी की जो क्रॉप्स हैं इसे अक्टूबर से नवंबर के बीच में,
अक्टूबर से नवंबर के बीच में आप इसकी बुआई अच्छी तरीके से कर दो। बात समझ में आया कि नहीं? अक्टूबर से नवंबर के बीच में। कटाई की बात करते हैं तो आप इसे अक्टूबर नवंबर में बुआई किए हो तो दिसंबर जनवरी फरवरी, दिसंबर मतलब इसको अगर अक्टूबर में बुआई किए तो 4 महीना इसको लेट लेके जाओ। बात समझ गए कि नहीं? तो लगभग इसकी कटाई कब हो सकती है? तो आप ये देख सकते हो कि मार्च से अप्रैल के बीच में हम लोग गेहूँ काटते हैं ना, वही अपने यहाँ से मतलब जहाँ भी हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो चल जाते हैं, घर वाले बुलाते हैं बाबू आ जाओ, यहाँ तुम्हारा घर पे काम है, आओ बढ़िया से मच्छरदानी को बांध के और हंसियाँ हंसियाँ लेकर जुट जाओ, है ना? वही गेहूं की कटाई। तो आप ये समझ सकते हैं कि मार्च से अप्रैल के बीच में मार्च से अप्रैल के बीच में इसकी कटाई हो जाती है। ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा। ठीक, अच्छा, एक तो ये रबी की क्रॉप्स खत्म हो गई। अब सर बताइए खरीफ की क्रॉप्स में, चलो देखते हैं खरीफ की ये जो फसल इसकी बुआई कब होती है। तो खरीफ का मतलब क्या है कि वो जो बारिश वाला सीजन होता है, और बारिश वाले सीजन का मतलब आप लोग वही धान और ये चावल वाला याद रखिएगा। ठीक है, तो इसकी बुआई कब होती है? तो यही जब बरसात स्टार्ट हो जाती है लगभग जून मई जून, मतलब कि जून जुलाई वाला पूरा जो मंथ है। ठीक है, तो जून और जुलाई जून और जुलाई में इसकी बुआई हो जाती है। अब जून जुलाई में अगर बुआई हुई है तो कटाई कब होगी? तो वही 4 महीने बाद, 4 महीने के बाद वो लगभग आप चले जाओगे तो अगस्त सितंबर अक्टूबर इधर देखो, इधर बुआई भी चल रही है। ठीक है, इधर देखो बुआई भी चल रही है, तो वही लगभग मान के चलो कि जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, सितंबर अक्टूबर के बीच में इसे काट देंगे। ठीक है, सितंबर से अक्टूबर के बीच में। अब बात है सर ये जायद की क्रॉप्स क्या हैं, इसे बताइए। अभी एक को एक्सप्लेन करता हूं। अभी तो सिर्फ आप ये समझो कि इनको हम बोते कब हैं और काटते कब हैं, मतलब बुआई करो कटाई करो, इतना बस आप समझ जाओ। बस अभी के लिए इतना ही समझो। ठीक है, अच्छा, अब बात आई कि सर यहाँ पे ये जायद की क्रॉप्स क्या हैं, तो इनको कब बोते हैं? तो लगभग क्या होता है कि मार्च अप्रैल में जो है, लगभग मार्च से अप्रैल के बीच में कुछ लोग बो देते हैं अपने खेतों में। डिस्कशन करता हूँ इसके बारे में। और मई और जून जो होता है, कहीं पे जून और जुलाई भी आपको मिलेगा, इसमें इसको काट लिया जाता है, अर्थात मार्केट में दे दिया जाता है। अब हमें बात समझ में आ चुकी है कि सर हम इन क्रॉप्स को कब बोते हैं और कब काटते हैं, ये दोस्त आपको याद करना है, यही एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ये पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखिए ध्यान से, रबी की क्रॉप्स जो होती है ये विंटर सीजन की क्रॉप्स है। अब एक पॉइंट में ऐसे लिख दे रहा हूँ इसके बारे में, आपको क्या क्या याद रखना है, तथ्यात्मक जानकारी। रबी की जो क्रॉप्स है दोस्त, यह एक विंटर सीजन की क्रॉप्स है। विंटर सीजन क्रॉप्स का मतलब सर्दी वाली फसल है। यह एक सर्दी वाली फसल है, मतलब कि ठंड के महीने में ये पूरी तरीके से बुआई इसकी होती है। अच्छा सर ये कैसी क्रॉप्स है? ये रेनी सीजन क्रॉप्स है। रेनी सीजन का मतलब आप समझ सकते हो कि बारिश वाला महीना जो होता है, बारिश वाली क्रॉप्स है, बारिश में इसकी बुआई होती है। ये भैया रबी और खरीफ के बीच में जो समय होता है, रबी और खरीफ के बीच में जो समय होता है उसमें इसको बो करके काट के मार्केट में दे दिया जाता है। लो भैया पकड़ो, खाओ, मजा करो सब। एक तो यहां से क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? अगला ये कहता है कि सुनो भाई हमें कुछ रबी क्रॉप्स के नाम बताओगे क्या? हाँ, इधर देखो। तो पहला क्या याद रखोगे? गेहूं। अब गेहूं के साथ क्या बोया जाता है, फटाफट नाम गिना दो, काम खत्म। तो गेहूं हो गया। गेहूं के साथ भैया जौ के बाद अगर देखोगे तो जौ के बाद चना, मटर। ठीक है, जौ के बाद चना, मटर, इस तरीके से इन सभी की बुआई होती है। और मुझे बताओ ये विंटर सीजन की सरसों है, सरसों। ठीक है, और क्या हो सकता है? अब देखो ये सब तो लगभग हम लोग इन सारी चीज़ों को जानते हैं, है ना। गेहूं के साथ जौ, चना, मटर, सरसों, इन सभी की बुआई होती है। और भी बहुत सारी क्रॉप्स आ जाती हैं, आप लोग उनको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। विशेष रूप से आप गेहूं को पकड़ के रखिएगा जिससे हम उसका पूरा डायमीटर क्लियर कर लें, हमारा काम यहाँ पे बन जाए। आओ इधर देखो जरा, खरीफ की क्रॉप्स में क्या आता है? तो पहला याद रखिएगा तुरंत, क्या याद रखोगे? बोलो, धान। क्या? धान के बाद मक्का के बाद
उड़द, उर्दी होता है ना, उर्दी, उड़द, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है? मूंगफली, आपको अक्सर ये नहीं जानते थे, हाँ ये नहीं जानोगे, इसे टिक कर लेना, मूंगफली। मूंगफली के बाद कपास, मूंगफली के बाद कपास, कपास जानते हो ना, महाराष्ट्र गुजरात वाले साइड में जो होता है, इसका भी एक प्लांट होता है, तो ये भी एक खरीफ क्रॉप्स के अंतर्गत आता है। तो धान हो गया, मक्का हो गया, और इसके बाद आप लोगों को अगर याद आ रहा होगा तो भुट्टा जो होता है ना, भुट्टा, ये भी उसी समय में आता है। क्या? भुट्टा। भुट्टा का मतलब क्या? मक्का, मक्का, ठीक है, ये मक्का भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये सभी जो हैं प्रमुख रूप से इसके अंतर्गत आने वाली क्रॉप्स हैं, अर्थात खरीफ के अंतर्गत आने वाली ये क्रॉप्स हैं, ठीक है। मूंगफली हो गया, कपास है, मक्का है, धान है, ठीक है, उड़द है, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। जायद क्रॉप्स में आओ। जायद में भैया इधर समझो, जो मार्च, अप्रैल और मई वाला महीना होगा, अप्रैल मई जून वाला पूरा पूरा आप एक महीना देख लो, मई जून का विशेष रूप से देखो। मई जून के महीने बड़ा तगड़ा लू बहता है, और जब लू बहता है ना, तो उस समय मार्केट में जो कुछ भी रहता है उन सभी को हम लोग क्या करते हैं, इस जायद क्रॉप्स के अंतर्गत रखते हैं, ठीक। तो इसका मतलब सर क्या क्या मिलता है? ककड़ी, ककड़ी, खीरा, बहुत सारी सब्जियां भी होती हैं, बहुत सारी सब्जियां। अच्छा, इसमें एक और लिख लेना, अरहर, अभी याद आ रहा है, अरहर। एक बार पूछा था अरहर किस में होता है? अरहर इसमें होता है, खरीफ में, ठीक है। ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, सब्जी हो गई, और वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन मतलब तरबूज, खरबूज, हैं, तरबूज, खरबूज, ठीक है, एटसेट्रा। ये सभी जो हैं ये जायद क्रॉप्स के अंतर्गत आती हैं। तो इतना बात तो आप लोगों को भैया याद ही रखना है। क्या क्या इंपॉर्टेंट वाली बात जो है यहाँ से निकल करके आती है, ये मंथ आप लोगों को याद रखना है, जहाँ से क्वेश्चन आप सभी से एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को समझते हैं कि और कौन कौन सी क्रॉप्स हैं। हो गया? चलिए, यहाँ तक बातें हमारी हो चुकी हैं। अब हम लोगों को ये समझना है, यहाँ तक तो क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम ही हम कह सकते हैं। अगर देता भी है तो थोड़ा बहुत रबी की पूछेगा कि बताइए निम्न में से कौन सी रबी की फसल है, ऐसे पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक है। आ जाओ, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रमुख फसलों को समझ लेते हैं। कुछ प्रमुख फसल, तो हेडिंग आप लोग डालिए, कुछ प्रमुख फसल, कुछ प्रमुख फसल। इन प्रमुख फसल में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं चावल के बारे में। ये जो धान की फसल है, चावल है अर्थात, ठीक है, इसमें हम लोग चावल समझेंगे पूरी तरीके से। चावल का मतलब राइस, राइस का मतलब वही आप लोगों का भात है ना। इस भात के बारे में समझने वाले हैं। देखिए, चावल की अगर दोस्तों बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस इसको तापमान और 150 सेंटीमीटर लगभग इसको वार्षिक वर्षा चाहिए, इतना इसे वार्षिक वर्षा चाहिए। अच्छा, और क्या चाहिए? देखो, चावल एक जो है भारत में मुख्य खाद्यान्न है जिसे लोग खींच के खाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि चावल ना खाए ना सर, तो हमारा जैसे लगता है कि आज कुछ खाए नहीं, पेटवा में कुछ गया ही नहीं है, रोटी कई और चबा ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर चावल नहीं खाएंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। कुछ लोग हमारे गांव में हैं, समझ रहे हो, तो कुछ ऐसी औरतें हैं जिन्हें विशेष रूप से मैं जानता हूँ, वो लोग क्या करती हैं ना, खूब खींच के चावल खाती हैं, और देखो कि एकदम खूब बढ़िया से मोटा गई हैं, ठीक है। और कहेंगे भैया चावल अगर नहीं बनाए तो सब कुछ एकदम अधूरा हो गया है, तो उन्हें चावल चाहिए ही चाहिए। तो भारत में ज़्यादातर लोग चावल को खींच के खाते हैं, बात समझ गए। अच्छा, चावल में दोस्त आपको याद रखना है कि एक ओस, अमन, बोरो, ओस, अमन और बोरो, बोरो होता है, बोरो, ये चावल की कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं। चावल की प्रमुख प्रजाति, ये चावल की कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं, ओस, अमन, बोरो, ठीक है। बोरो को याद रखिएगा, यह एक ग्रीष्मकालीन प्रजाति है चावल की, यह एक ग्रीष्मकालीन प्रजाति है चावल की। सर ग्रीष्मकालीन क्या कह रहे हो? देखो भैया, ये फसल जो है इसे क्या चाहिए, इसे पानी चाहिए। तो होता क्या है कि जब मानसून भारत में एंट्री मारता है
तब तो बहुत सारे स्टेट में बारिश हो जाती है, लेकिन रिटर्निंग के समय ना ज़्यादातर भारतीय राज्यों में बारिश नहीं हो पाती है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जो एक झलक पा जाते हैं। उसमें क्या होता है कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में जब मानसून एंट्री करेगा तो बारिश करता ही है, और जब लौटेगा तो वो बारिश कर देगा। तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में क्या होता है, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, इनमें लगभग 2 से 3 बार जो है इसको बो दिया जाता है। लगभग 2 से 3 बार जो है इनकी बुआई और कटाई चलती रहती है। बात समझ में आ गया कि नहीं इतनी बात? अच्छा, अगली बात क्या है? अगली बात आप ये याद रखिएगा कि ये पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक, इसका उत्पादन भारत के पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा। फिर इसके बाद आता है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद आप लोग याद रखिएगा पंजाब। ये 3 भारतीय राज्यों को हमने आपको बता दिया। इन्हें आप विशेष रूप से याद रखिएगा कि कहाँ पे इनका प्रोडक्शन कितना ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर दोस्त बात किया जाए उत्पादन की दृष्टि से तो चाइना इसमें प्रमुख है, चीन, और चीन के बाद जो है भारत का नंबर आता है। ठीक है, तो उत्पादन की दृष्टि से चाइना 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पे भारत आता है। और अगर राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, फिर उत्तर प्रदेश में, देन जो है वो पंजाब वाली कैटेगरी में आता है। अच्छा, अब देखो जरा ध्यान से, चावल जो होता है इसमें लगभग 76% जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। चावल जो है इसमें 76% क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। 6 से 8% इसमें जो होता है प्रोटीन होता है। 6 से 8% इसमें प्रोटीन होता है, और 1.5% के लगभग इसमें वसा और अन्य चीज़ें होती हैं। अन्य में हम बाकी सारी चीज़ों को ले सकते हैं। आप ये देख रहे हो कि चावल में जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है वो 76% है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर कार्बोहाइड्रेट हम कैसे जानेंगे? अरे सूखा भात लो, मुंह में डालो और कुछ देर तक चबाते रहो और मगन रहो, आपको फील होगा कि कुछ उसमें से मिठास निकल रहा है। या फिर आपने देखा होगा कभी कभी मम्मी लोग जो है चावल और बिनती रहती है ना, तो देखोगे इतना चावल उठा करके कुछ लोग मुंह में डाल लेते हैं, और चबाते क्या होता है तो अंदरवा से कुछ मिठास निकलता है। वही तो कार्बोहाइड्रेट है। और ज़्यादा खाओगे ना खींच के चावल तो मोटा जाओगे। समझ में आया? क्यों? क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज कितना है, लगभग 76% है। समझ गए? तो 76% ज़्यादा लोगे, ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, ज़्यादा एनर्जी आएगी तो मोटा कर कोल्हू हो जाओगे। इसलिए ज़्यादा चावल नहीं खाना चाहिए। अच्छा, अगली बात क्या है? अगली बात ज़रा ध्यान से समझो कि एक है भैया गोल्डन चावल, गोल्डन राइस जिसे हम कहते हैं। थोड़ा हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहा हूँ, गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं लिखते हैं। गोल्डन राइस के बारे में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि बताइए गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन होता है? तो तुरंत याद करना, गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होता है। कौन सा? विटामिन ए। ये हमारे जो साइंटिस्ट हैं जो कि इस फील्ड से रिलेटेड होते हैं, वो सोचते हैं कि हमें ऐसा खाद्यान्न प्रोवाइड किया जाए जिसमें प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स अवेलेबल रहें, जिससे हम खाएं तो हमारा काम बन जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है, तो आप बताइएगा विटामिन ए। क्लियर हो गया? अच्छा, और सुनिए, और क्या होता है, कुछ लोग सफाई के मामले में बड़े चंगे होते हैं, एकदम 1 नंबर एक होते हैं। जैसे हमारा छोटका भाई है, ये वो 1 नंबर का है। हम कहते हैं जाओ भैया थोड़ा चावल धुल लो और उसके बाद आज बना दो। तो जब जाता है ऊपर ना तो क्या करता है, 5-6 बार पानी में देखेगा तो घुन तो नहीं टहल रहा है, और घुन उन सब निकाल के बढ़िया तरीके से खूब मल के चावल को धुल देता है। तो जब चावल को ज़्यादा धुल दोगे तो उसके ऊपर की लेयर ख़त्म, और लेयर ख़त्म हो जाती है तो उसमें क्या होता है, विटामिन B1 की कमी हो जाती है। अच्छा, इसका मतलब चावल की ज़्यादा धुलाई ना करो, नहीं तो दिक्कत है।
चावल की ज़्यादा धुलाई ना करो भैया। और ज़्यादा धुलाई से होता क्या है, B1, इसमें क्या होता है, B1 जो है ये विटामिन B1 जो है इसकी कमी हो जाएगी चावल में, और इस विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी नामक रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, बेरी नामक रोग, बेरी नामक एक रोग हो जाएगा। समझ में आ गया। तो चावल की धुलाई ज़्यादा नहीं करनी है। चावल अगर फ्रेश है तो 1-2 पानी धुल लो, उतना ही काफ़ी है। हल्के हाथों से हमें धुलना चाहिए, ये नहीं कि बढ़िया तरीके से ऐसा मल दें कि एकदम उज्जर हो जाए चावल है, ये काम आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, चलिए इन सारे पॉइंट को आप लोग फटाफट नोट करिए। तो कुछ हम आपको पॉइंट और बताते हैं, जैसे अच्छा, चावल से रिलेटेड, गेहूं से रिलेटेड जो बीमारियां होंगी, जो इनमें लगने वाली डिजीज है, उसको हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इससे पूछे गए जो भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी को भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम बीमारी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, अगर कर भी देंगे तो आप भूल जाओगे। तो इसलिए हमने सोचा है कि एक तरफ हम पूरी क्रॉप्स लिख देंगे, अर्थात फसलों को लिख देंगे, और उनसे रिलेटेड, उससे संबंधित बीमारी को लिख देंगे, जिससे हमें याद करने में थोड़ा सा सुलभ आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, हो गया। अच्छा, आप लोगों को क्या कुछ जानकारी है कुछ पर बॉइल्ड राइस के बारे में? आपने सुना है पर बॉइल्ड राइस काफ़ी चर्चा में था, है। पर बॉइल्ड राइस में क्या होता है, इसी धान को बढ़िया तरीके से पहले उबाल देते हैं और फिर उसको सुखवा देंगे, और सुखाने के बाद कुटवाएंगे ना तो टूटेगा कम, मतलब किनकी उससे कम निकलता है। बात समझ गए, किनकी कम निकलता है, तो ये पर बॉइल्ड राइस होता है। कभी कभी चर्चा में ये भी बनता है, तो कुछ क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया था। चलिए, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। आइए, अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन आपसे और पूछता है, कहता है कि भैया इसकी कुछ किस्मों के नाम बताओगे क्या, हैं? कहता है कि कुछ किस्म बताओ चावल की। तो चावल की कुछ किस्मों में ना नदियों का नाम याद कर लेना। कौन कौन सा? जमुना हो गया, ठीक है, जमुना, कृष्णा, कावेरी, इन सभी का नाम याद कर लो, चावल खत्म। ठीक, तो ये सभी जो है चावल की प्रमुख किस्में हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए, अब हम इन चावल की फसलों के बाद जो है नेक्स्ट वाला अगला देखते हैं, गेहूं। गेहूं चावल के बाद दूसरे नंबर पर अगर हमारे यहाँ कुछ खपत होता है तो वो गेहूं है। इसे भी लोग खूब दबा के खाते हैं। रोटी तो एक टाइम मतलब चाहिए ही चाहिए, हैं? कुछ लोग रोटी नहीं खाते, जैसे लगता है कि सर कुछ खा ही नहीं है आज। तो आ जाओ, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। देखो भाई, गेहूं को जब आप सोइंग करो, जब इसकी बुआई होती है, तो उस समय इसको तापमान 10 से लेकर के 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में दो। 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा ये मांग नहीं करता है। और 75 से 100 सेंटीमीटर इसे वार्षिक वर्षा दो। क्या? 75 से 100 सेंटीमीटर। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इसे ना याद करें तो कोई दिक्कत होगा क्या? अरे भैया, याद करना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चन को दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी कर देंगे तो बड़ा लेंदी हो जाएगा वीडियो, दिक्कत हो जाएगा। तो दूसरे पार्ट में आराम से हम लोग क्वेश्चन और इससे संबंधित जो बीमारियां मैंने आपको बताया उन सभी के बारे में हम डिस्कशन आपसे करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये देखो, ठीक, चलो। और इस गेहूं में क्या होता है कि ग्लूटिन, ठीक है, ग्लूटिन नामक भैया इसमें प्रोटीन होता है। क्या होता है? ग्लूटिन नामक प्रोटीन होता है। लगभग 60% क्या होता है इसमें? कार्बोहाइड्रेट। 60% कार्बोहाइड्रेट, 18% के लगभग इसमें प्रोटीन होता है। ज़्यादा इसको भी चबाओ, रोटी जैसे सूखा लेकर के मुंह में चबाओ तो कचर करोगे ना, तो कुछ देर के बाद उसमें से भी मिठास निकलता है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट का लगभग जो है वो 60% इसमें रेशियो इसका होता है, 18% प्रोटीन, और उसके बाद अन्य चीज़ें होती, जानना हमारे लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। चलो, अच्छा, ये बात समझ में आ गई। अब ध्यान से समझो कि इस गेहूं हमारे देश में किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? तो दूसरे नंबर पे याद रखिएगा आप पंजाब को, ठीक है, क्या? दूसरे नंबर पे पंजाब, और तीसरे नंबर पे एमपी, तीसरे नंबर पे एमपी। अच्छा, अगली बात जरा ध्यान से सुनिए, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है, सबसे ज़्यादा उत्पादित कौन करता है? तो याद रखिएगा भैया, एक नंबर पे चाइना और दूसरे नंबर पे भारत अर्थात इंडिया, ठीक है। ये भारत अपना जो है वो दूसरे नंबर पर उत्पादित करता है।
एक बार एक क्वेश्चन पूछा था कि देखो, आप तीन बातों को पहले ध्यान से समझो। एक होता है कि ज़्यादा प्रोड्यूस करना, एक होता है ज़्यादा एक्सपोर्ट करना, और एक होता है इंपोर्ट करना। इस बात को क्लियर कर लो। क्या क्या? एक होता है ज़्यादा प्रोड्यूस करना, दूसरा होता है एक्सपोर्ट करना, और एक होता है इंपोर्ट करना। देखो, चाइना बहुत ज़्यादा इस गेहूं को उत्पादित करता है, मतलब वहाँ फसलों को खूब लगाया जाता है, खूब अंधाधुंध गेहूं होता है, लेकिन फिर भी ये एक्सपोर्ट नहीं करता, ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? चाइना की पॉपुलेशन आप जानते हो कि विश्व में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। तो इसके यहाँ इतनी जनसंख्या है तो खाएगी भी तो इसीलिए ज़्यादा एक्सपोर्ट का मतलब आप समझो कि दूसरे देश में, जैसे हमारे पास ये मार्कर हमने अपने देश में बनाया है भारत में, इसको अमेरिका भेज दे तो इसे एक्सपोर्ट कहते हैं। अब मान लो अमेरिका वाला का किया है, कोनो बैंड बाजा बढ़िया तरीके से बनाया, हमको मंगाना है तो बैंड बाजा हमारे यहाँ भेज देगा, तो उसको हम इम्पोर्ट कहते हैं। इम्पोर्ट का मतलब इन मतलब आ जाओ, अंदर आ जाओ, और एक्सपोर्ट का मतलब मार्कर खदेड़ दो बाहर, एक्स का मतलब बाहर, समझ गए? अच्छा, तो किसी भी देश का जो एक्सपोर्ट होता है वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे कि आप कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हो। भारत की बात सुनो, भारत देखो दूसरे नंबर पे क्या कर रहा है, गेहूं को प्रोड्यूस करता है, बहुत ज़्यादा उत्पादित करता है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन भी तो एक नंबर की चल रही है, तो हमें खाने के लिए भी तो चाहिए, और जब खाने से हटेगा तभी तो दूसरे को देंगे, तो हमारा एक्सपोर्ट कम होता है। ठीक है, अब बात आई कि सर ये एक बात बताइए, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट फिर करता कौन है? तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है इस गेहूँ का रसिया करता है, रूस करता है। दूसरे नंबर पे सर कौन करेगा? दूसरे नंबर पे दोस्त करता है कनाडा, और तीसरे नंबर पे दोस्तों यूएसए करता है। ये सभी एक्सपोर्ट वाली कंट्रीज हैं। एक्सपोर्ट आप समझ गए कि नहीं? एक्सपोर्ट का मतलब ले जाओ भैया, ले जाओ भैया, ले जाओ। ठीक है, अरे अभी यही तो मुद्दा फैला हुआ है। इसमें क्या हुआ, जब रसिया अपने गेहूं का इंपोर्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि रसिया और यूक्रेन के बीच में दनादन चल रहा है युद्ध, ये लोग बोले हम गेहूं देंगे ही नहीं। देखो अफ्रीका और साथ ही साथ अनदर कंटिनेंट के बहुत सारे देश बेचारे पागल हो गए, भाई तो खाएं क्या हम? प्लीज़ आप अपने गेहूं को एक्सपोर्ट करो, समझ गए? यूक्रेन भी बहुत ज़्यादा गेहूं को प्रोड्यूस करता है और वो भी एक्सपोर्ट करता है। आपने न्यूज़ में सुना ही होगा कि उसका नाव नहीं जाने दे रहा है, अभी जो है रसिया परमिशन दिया है कि गेहूं लदा हुआ नाव जा सकता है। इस तरीके की कुछ न्यूज़ आपने सुना भी होगा। अच्छा सर एक बात बताइए, एक्सपोर्ट करने वाले को तो आपने बता दिया, इंपोर्ट कौन ज़्यादा करता है, मतलब मंगाता कौन सबसे ज़्यादा है? तो ध्यान से रखिएगा, इजिप्ट, मिस्र हो गया, तुर्की हो गया। ठीक है, ये लोग बेचारे क्या करते हैं, खूब इंपोर्ट करते हैं। मतलब अगर इनको गेहूं बाहर से ना मिले ना तो ये लोग खाने के लिए मर जाएं बेचारे। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सब इंपोर्ट वाली कंट्री हैं, ये सभी इंपोर्ट वाली कंट्री हैं, जिन्हें याद रखिएगा कि मिस्र और तुर्की इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में रूस, कनाडा, यूएसए, चाइना एक नंबर पे, भारत दूसरे नंबर पे, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और पंजाब, उसके बाद एमपी। ये पर्टिकुलर आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब अगला और जानकारी सर इसमें क्या हो सकता है, और जानकारी दे रहा हूं, देखो सुनो ध्यान से। इस गेहूं के बारे में और क्या आप लोगों को जान के रखना है, इसकी कुछ किस्मों को याद रखना है, इसकी कुछ वैरायटीज हैं जो इसकी किस्में हैं। ठीक है, किस्म का मतलब एक तरीके से फसल, मतलब उसका क्या बताएं, किस्म का मतलब क्या बोलते हैं इसको यार, किस्म का मतलब चलो अभी याद आएगा, अंग्रेजी तो आपको बताता हूँ। ठीक है, इसमें आप लोग इस तरीके से याद रखिएगा कि सोना के भाव चढ़ा, सोना के भाव चढ़ा से कुछ इसकी किस्मों को हम निकाल के पढ़ लेते हैं। सोनालिका के बाद याद रखिएगा भवानी, ठीक है, और चंद्रिका, सोनालिका, भवानी, चंद्रिका, ये सभी इसकी गेहूं की किस्में हैं। तो इसे क्वेश्चन पूछता है, कहता है एक बात बताओगे? क्या साहब? कहता है सोनालिका जो है वो किस फसल का एक जो है किस्म है, तो आप बताना ये गेहूं का है। किसका है? गेहूं का। सोनालिका है, भवानी है, चंद्रिका है, इस तरीके से अलग अलग इसकी किस्में होती हैं। तो इसको भी एक बार अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आइए कुछ जानकारी हम लोग और लिखते हैं।
चलिए अब देखिए होता क्या है कि आप लोग मैक्रोनी जानते हो? क्यों नहीं सर, मैक्रोनी भी जो है गेहूं की एक प्रजाति है। क्या है? गेहूं की एक प्रजाति है जिसे हम हार्ड व्हीट के नाम से भी जानते हैं। हार्ड व्हीट। सर हार्ड व्हीट के नाम से जानते हैं मतलब देखो, अगर आप गेहूं की बुआई करोगे तो पानी दमदार तरीके से, बढ़िया तरीके से भरने के लिए तैयार रहो। तो कुछ ऐसे एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सोचा कि यार जहां पानी कम है कुछ ऐसा गेहूं बना दिया जाए कि वो कम पानी में ही ग्रो कर जाए। तो उन्होंने एक ऐसी गेहूं की प्रजाति बनाई जिसे हम मैक्रोनी कहते हैं। ये गेहूं की एक प्रजाति होती है जिसे हम हार्ड व्हीट के भी नाम से जानते हैं, जिसे पानी की कम आवश्यकता होती है। पानी की कम आवश्यकता होती है, इसे पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, इसे पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, मैनेज कर लेता है, काम अपना बना लेता है ये। ठीक है, तो ये कुछ प्रजाति और ये मैक्रोनी थोड़ा बहुत याद खा लीजिएगा आप लोग, इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आप सभी के जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अच्छा एक बात अगर आप लोगों को नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ट्रिटिकम एवेस्टिवम ट्रिटिकम एवेस्टिवम, पता नहीं स्पेलिंग मैंने ठीक लिखा है कि नहीं, एक मिनट थोड़ा चेक कर लेता हूँ। एवेस्टिवम TIVUM ये भैया इस गेहूं का जो है कहाँ है, ये गेहूं का जो है एक वैज्ञानिक नाम है, तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आप सभी से पूछ ले जाते हैं। चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। अच्छा चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, आप लोग कमेंट करके मुझे बताना, सारा काम मेरा नहीं होता, आप लोग का है। चाय के बारे में, चाय अर्थात टी के बारे में, भारत में लोटा से चाय पीते हैं। आज भी बहुत सारा क्षेत्र ऐसा होता है ना जहाँ खूब बना के चाय के साथ रोटी खींचा जाता है। बात समझ गए कि नहीं? ठीक है, आइए हम लोग भी जब छोटे छोटे थे तो घर पे पहले चाय बनता था ना, तो सुबह जो रात वाली रोटी होती थी रखा जाता था बढ़िया तरीके से, और 4-4 रोटी ले करके खूब बढ़िया से उसका फफोला बना करके खूब खींच के खा लेते थे। बाढ़ में जाए दुनियादारी, 12 बजे तक कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो वही चाय है जो भारत में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। रोज़ 6-7 बार जिसके पास भगवान थोड़ा पैसा वैसा दे दिए तो 6-7 बार वो चाहिए पीता है। ठीक है, आइए उसी के बारे में आप सभी से चर्चा करते हैं। देखिए यह रोपण विधि से रोपित किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे देखिए ये पूरा माउंटेन हिली रीजन एक तरीके से। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाएगा कि इस तरीके से इस वाले रेंज पे ऐसे करके इसे प्लांटेशन इसका कर दिया जाएगा ऐसे। तो मतलब एक स्लोप वाली पूरी एरिया होती है जहाँ पे इसको लगाया जाता है। इसका रीज़न क्या होता है कि अगर इसके इस जड़ वाले भाग पे पानी इकट्ठा हो गया तो ही चल जाएगा बेचारा। बात समझ गए कि नहीं? तो इसके जड़ वाले भाग पे पानी जो है वो नहीं ज़्यादा इकट्ठा होना चाहिए, इसलिए ऐसा कर दिया जाता है। और भी रीज़न है कि वहाँ इस तरीके का इसका क्लाइमेट मिल जाता है तो काम ही अपना कर जाता है। ठीक है, और सुनो, चाइना वालों ने सबसे पहले इसका यूज किया और फिर दुनिया को परेशान करने के लिए कि हम तो परेशान हो रहे, दुनिया को चाय पिया कर थोड़ा बहुत उसका आर्थिक स्थिति डमाडोल करते हैं, तो सबको परेशान कर दिया। यह अम्लीय मृदा में उगाई जाने वाली एक फसल है। अम्लीय मृदा का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि अम्लीय मृदा का मतलब क्या हो गया, एसिडिक सॉइल में ये उगता है। अच्छा 21 मई को 21 में इंटरनेशनल टी डे होता है। इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है। और सुनिए इस टी के बारे में याद रखिएगा कि 20 से 30 डिग्री इसको तापमान की ज़रूरत होती है और 150 से 300 सेंटीमीटर इसे वार्षिक वर्षा की ज़रूरत है।
याद रखिएगा इस बात को, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और पूछेगा 150 से 300 सेंटीमीटर। एक बात और याद रखिएगा कि जो ये टी बोर्ड है, टी बोर्ड, तो टी बोर्ड कहाँ है? कोलकाता में। कोलकाता में सबसे ज़्यादा ये असम में, फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल में, और देन इसके बाद आप चले जाओ तमिलनाडु वाले साइड में। इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा उगाए जाने वाली फसल है, जिसका हम लोग खूब आनंद लेते हैं। अब तो ठंडी आ गई तो 3-4 बार चुस्की लेंगे इसका, ठीक। अच्छा, तो इतनी बात आप लोगों को इसके बारे में ज़रूर याद रहना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आप सभी से पूछ लिया जाता है। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा कि भैया चाय का तो चुस्की ले लिए हैं, तो जो थोड़ा तो ज़्यादा पैसा वाला हो जाता है तो वो क्या करेगा? वो कॉफ़ी पिएगा, और ज़्यादा मोटा जाएगा तो कहेगा कि हमको कोल्ड कॉफ़ी चाहिए, समझ गए? वो आइस लेकर के उसी में डाल देगा कॉफ़ी में, कहेगा कि हम इसको पिएंगे, समझ गए? तो कॉफ़ी का मतलब भैया वही कहवा, कहवा। COFFE यही है भैया कॉफ़ी। आइए कुछ इसके बारे में जानकारी लिया जाए। देखिए, ये जो कहवा है इसे 16 से 28 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए, बहुत ज़्यादा इसको ज़रूरत नहीं है। इसे 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की ज़रूरत होती है, 150 से 250, ठीक है। अरेबिका, रोबस्टा तथा लिबेरिका ये प्रमुख जो है कहवा की अर्थात कॉफ़ी की फसलें हैं। अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका। भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो उत्पादन है वह रोबस्टा का किया जाता है। सर्वाधिक उत्पादन, ठीक है। भारत में कुछ क्षेत्र हैं जो कि कहवा के लिए जाने जाते हैं। उनमें आप याद रखिएगा बाबा बूदन की पहाड़ियाँ, बाबा बूदन की पहाड़ियाँ कहाँ हैं सर? ये कर्नाटक में है। कहाँ है भैया? कर्नाटक में। यहीं पे सबसे पहले जो है हमारे यहाँ पे कहवा का प्रोडक्शन अर्थात कॉफ़ी का प्रोडक्शन किया गया था। अच्छा सर, अब कहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है? तो याद रखिएगा कर्नाटका के बाद केरल, और केरल के बाद तमिलनाडु। ये ऐसे राज्य हैं जो कहवा के लिए जाने जाते हैं। सबसे ज़्यादा कर्नाटक से, फिर केरल से और फिर तमिलनाडु से इसका प्रोडक्शन होता है। अच्छा, एक बात आपसे पूछा था कि बताइए कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है? क्या बोला? बोला कि बताइए कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है? तो याद रखिएगा भैया बेंगलुरु में। कहाँ पे है? बेंगलुरु, बेंगलोर याद रखिएगा, बेंगलुरु, ठीक है। चलिए कॉफ़ी बोर्ड के बारे में हो गया। सर एक बात बताइए, सबसे पहले ये कहाँ से आ गया? तो अरब देश का एक लड़का बेचारा था जिसका नाम था कालिदी। क्या नाम था? कालिदी। अरब देश का एक भेड़ चराने वाला, बकरी चराने वाला लड़का था। ये क्या करता है, बकरी चराते चराते देखता है कि इसकी बकरियां कुछ ऐसे फलों को खा रही हैं, कुछ ऐसे फल के बीजों को खा रही थी, और खाने के बाद खूब उछड़ रही थी। तो वो जाके देखा कि यार का खा के इतना उछड़ रही हैं, तो पता चला कि ये सब तो कुछ अलगे टाइप का खा रही हैं। तो उसने गया, वो भी गया, तो वो भी चखा, तो उसको भी बड़ा मज़ा आया। तो कहा यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और धीरे धीरे ला करके मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया, और इस तरीके से आज कॉफ़ी जो है पूरे मार्केट में, पूरे विश्व में जो है वो चलने लगी। तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आप लोग मन करें तो याद कर लीजिएगा। अच्छा, कॉफ़ी के बारे में याद कर लेंगे आप? क्यों भाई? तो कॉफ़ी के बारे में क्या क्या याद करना है? 16 से 28 डिग्री सेल्सियस इसे तापमान की ज़रूरत होती है। 150 से 250 सेंटीमीटर इसे वार्षिक वर्षा की ज़रूरत है। अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका इसकी प्रमुख किस्में हैं। बाबा बूदन की पहाड़ियों से सबसे पहले इसका प्रोडक्शन हुआ। कर्नाटका में ये स्थित है। कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु इसके लिए जाने जाते हैं। कॉफ़ी का प्रोडक्शन, कॉफ़ी बोर्ड जो है वो बेंगलुरु में है। कालिदी नाम का व्यक्ति क्या किया? सर्वप्रथम जो है कॉफ़ी को खोज करके निकालता है। आइए कुछ जानकारी हम लोग जो है कॉटन पे ले लेते हैं, अर्थात कपास पे ले लेते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कपास, कॉटन,
देखिए ये कपास या फिर जो कॉटन है, ये एक ऐसी फसल है जैसे रुई हुई, देखे हुए जो रुई निकलता है ना, तो इससे रुई निकलता है, बात समझ गए। और ये बेसिकली क्या होता है, ये गुजरात एमएच महाराष्ट्र और इसके बाद तेलंगाना वाले क्षेत्र में इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। कपास का प्रोडक्शन जो है यह काली मिट्टी में होता है। कहाँ पे? काली मिट्टी। काली मिट्टी का मतलब ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल में इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। ब्लैक सॉइल के बारे में अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो हम दे सकते हैं। इसका नाम चेरनोजम भी होता है। इसे स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। इसे स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। अगली जानकारी क्या है इस काली मृदा के बारे में, तो आप देखोगे कि अपने आप दरारें इसमें पड़ जाती हैं। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा करना उचित नहीं होगा क्योंकि हम लोग अलग चैप्टर कुछ पढ़ रहे हैं। मृदा के चैप्टर में कभी हम इसको आपको एक्सप्लेन करके समझा देंगे। अच्छा, तो आ जाओ भाई थोड़ा कपास के बारे में और समझते हैं। कपास के पूरी तरीके से डेवलपमेंट के लिए CCI बनाया गया है। CCI का मतलब होता है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या? कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये क्या करता है, इस कपास के बारे में जानकारियां जुटाएगा और इसे इंटरनेशनली जो है वो ट्रेडिंग वेडिंग की व्यवस्था पूरा इनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, जो कि ये कॉरपोरेशन यहाँ पे बनाया गया है। इसकी स्थापना 1970 में हुई है। नवी मुंबई जो है, ये जो नवी मुंबई है यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, नवी मुंबई। अच्छा, इतनी जानकारी आपको कॉटन के बारे में जरूर याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, गुजरात में सबसे ज़्यादा, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, काली मिट्टी में इसे उगाया जाता है। चेरनोजम तथा स्वतः जुताई वाली मृदा इसको कहते हैं। अच्छा, कुछ जानकारी और लीजिए। 6 से 8 महीने में क्या होता है, 6 से 8 महीने में 6 to 8 मंथ में ये पूरी तरीके से लगा दोगे तो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो उसमें से फूल निकलेगा। वो फूल के अंदर क्या होता है, रुई होता है। तो ये पूरा प्रोसेस होने में लगभग 6 से 8 महीने लग जाते हैं। अब वहाँ से फूल को नोचना जो है, मतलब कि रुई को कलेक्ट करना या फिर उस फ्रूट को कलेक्ट करना जिसमें रुई भरी हुई है, ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो बहुत सारे मजदूरों को लगाया जाता है, जो कि मतलब काफ़ी इसमें परिश्रम की ज़रूरत होती है। उन फूलों को कलेक्ट करेंगे, फिर वहाँ से रुई निकालेंगे, फिर उसके बाद जो है इंटरनेशनल मार्केट में या फिर इंडियन मार्केट में जो है उसी पूरी तरीके से ट्रेडिंग किया जाता है। तो इस बारे में भी थोड़ा जानकारी आप लोग रखिएगा, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कुछ प्रमुख फसलें थी, जैसे कपास की फसल हो गई, गेहूं के बारे में, चावल के बारे में, टी के बारे में, कहवा के बारे में, इन सभी के बारे में हमने आप सभी से डिस्कशन किया। अगले वीडियो में इन फसलों में लगने वाला जो रोग है उसके बारे में और इनसे पूछे गए जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन को भी आपको दिखाएंगे कि देखो आपने जो पढ़ा है वह प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।